दोस्तों, मैं सीबी तिवारी एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तिवारी ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यूनिट 1 का आज का हम लोगों का टॉपिक है गॉस लॉ, गॉस का नियम। इसे गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम भी कहा जाता है और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को समझने से पहले हम लोग कुछ शब्दों पर ध्यान दें, उसको पहले समझ लें। सबसे पहले बंद सतह किसे कहते हैं यह समझ लें। बंद सतह किसे कहते हैं? तो मान लिया जाए कि तुम्हारे सामने यह एक ग्लास है, तो यह एक सतह है लेकिन यह ऊपर से खुला हुआ है, यह ओपन सरफेस है। अब अगर इसको ऊपर से ढक दिया जाए तो एक बंद सतह हुआ। तो बंद सतह वह है जो चारों तरफ से बंद हो, एक खोखला गोला बहुत ही अच्छा बंद सतह है। अगर यह कटा हुआ हो तो यह खुला सतह है। तो यह जो नियम है गॉस का नियम, यह बंद सतह के लिए लागू होता है। दूसरा चीज इसमें हम लोग यह समझ लें, विद्युतीय फ्लक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्लक्स ही पढ़े थे, अगर पढ़े हो देखे हो तो याद है, देखना भी चाहिए उसको। फ्लक्स को एक बार हम लोग फिर से समझ लें कि फ्लक्स का संकेत फाई होता है। अगर सतह बहुत छोटा हो तो फ्लक्स डी फाई होता है। अब अगर फ्लक्स डी फाई है तो यह विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। जैसा कि हम लोगों ने निकाला भी था, इसमें यह बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। अगर पूरे सतह का निकालें तो यह ई इंटू एस कॉस थीटा। एस के बदले ए भी लिखा जाता है। एस मतलब सरफेस एरिया, ए मतलब एरिया। अब जैसा कि हम लोग उसमें चित्र भी बनाए थे, अगर याद होगा किस तरह से अल्पांश लिए थे। इसमें हम लोगों ने कहा कि यह वेक्टर ds है, यह वेक्टर e है, इसके बीच का कोण थीटा है। बहुत आसान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम यह है कि वैद्युत क्षेत्र को हम लोग देख नहीं सकते हैं, और जिसको देख नहीं सकते हैं उसको मापना संभव नहीं है। तो यह जो विधि है सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से इस विधि के द्वारा फ्लक्स का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बच्चों, गॉस ने 1813 में यह नियम दिया जिसके द्वारा किसी भी सतह का वैद्युत फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान है। यह विधि व्यवहारिक भी है और सैद्धांतिक भी है। इसके कथन को एक बार हम लोग समझ लें कि किसी बंद सतह से घिरे आवेश के कारण सतह से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स सतह से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, चाहे सतह की आकृति कुछ भी हो और आवेश का परिमाण कुछ भी हो। यह बहुत ही अच्छा नियम है। मैथमेटिकली इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी बंद सतह से घिरे आवेश के कारण सतह से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स सतह से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सुविधाजनक बात यह है कि सतह की आकृति चाहे कुछ भी हो और आवेश का परिमाण भी कुछ भी हो। तो गणितीय रूप से हम लोग कह सकते हैं कि किसी सतह का विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। ε0 के लिए याद होगा कूलम्ब का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा था, F = Q1 Q2/r², कूलम्ब लॉ में। इसमें K को कांस्टेंट कहा जाता है और SI यूनिट में K का मान था 1/4πε0। यह ε0 को हम लोग शून्य की परावैद्युता कहते हैं।
इसका मान भी निकाले थे 8.85 10⁻12। तो इप्सिलॉन जीरो नियतांक हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो इप्सिलॉन जीरो से आवेश में भाग दे दें तो वैद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान तरीका है फ्लक्स निकालने का। एक चीज इसमें और ध्यान दें कि अगर यह कोई बंद सतह है तो आवेश अगर इसके बाहर है तो इससे फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, या अगर होगा तो सतह से संबद्ध नहीं होगा। सतह से संबद्ध तभी होगा जब आवेश सतह के अंदर हो। दूसरी चीज कि इस सतह से आवेश जो घिरा हुआ है, एक ही आवेश हो यह जरूरी नहीं है। इसके विभिन्न भागों में कई आवेश हो सकते हैं जिनके परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। हम लोगों को करना यह है कि जो आवेशों का गुण हम लोग पढ़े थे कि आवेशों को जोड़ा जा सकता है संख्याओं की तरह, तो इन सभी आवेशों को जोड़कर कुल आवेश निकाल देंगे और उसमें इप्सिलॉन जीरो से भाग दे देंगे, यह फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो गॉस का नियम वैद्युत फ्लक्स निकालने का बहुत ही आसान नियम है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। बच्चों, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग इसके पहले लिखे हैं, याद होगा। उसमें हम लोगों ने कहा था कि गॉस थ्योरम के अनुसार किसी सतह का वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा सतह से घिरा हुआ कुल आवेश बटा इप्सिलॉन जीरो। अब इस स्टेटमेंट या इस सूत्र को हम लोग यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। वैसे तो सिद्ध करने के लिए हम लोग किसी भी तरह की आकृति ले सकते हैं, किसी भी तरह का सतह जो बंद हो, लेकिन सुविधाजनक गणना के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि यह एक गोलीय खोल या खोखला गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह एक खोखला गोला है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इसकी त्रिज्या r है। इस गोले के कारण इस आवेश के कारण इस गोले पर वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग यह करेंगे कि इस गोले के किसी बिंदु P पर इस सतह का एक अल्पांश इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि यह एक अल्पांश है, इस गोले का बहुत ही छोटा भाग है। इसके P बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स का मान पहले ज्ञात करेंगे। अल्पांश को हम लोग एलिमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, अल्पांश को एलिमेंट कहा जाता है। और अगर पूरे गोले का सतह A मान लें तो अल्पांश का क्षेत्रफल यानी अल्पांश के सतह का क्षेत्रफल ds होगा। अगर पूरे गोले के सतह का क्षेत्रफल A मान लिया जाए तो यह जो अल्पांश है छोटा भाग, इसके सतह का क्षेत्रफल ds होगा। और इस क्षेत्रफल से संबद्ध अगर कोई सदिश होगा तो उसे क्षेत्रफल सदिश कहा जाएगा, उसको एरिया वेक्टर कहा जाएगा और वेक्टर ds द्वारा सूचित किया जाएगा। किसी क्षेत्रफल से संबद्ध सदिश को क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर कहा जाता है और उसे वेक्टर ds द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोगों ने यह माना कि इस गोले के किसी बिंदु P पर ds क्षेत्रफल का एक अल्पांश स्थित है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ आवेश है, इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी। तो P बिंदु से गुजरने वाला कोई विद्युतीय क्षेत्र रेखा वेक्टर E है। यह रेखा वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को भी सूचित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश के सतह के लंबवत है
और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी अल्पांश के सतह के लंबवत है। ये दोनों सदिशों की दिशा समान है और इनके बीच का कोण शून्य है। तो हम लोग यह कहेंगे कि यहाँ जो R है गोलीय खोल की त्रिज्या है। गोलीय खोल जो बंद सतह है, गोलीय खोल की त्रिज्या है। Q आवेश है, ds अल्पांश का क्षेत्रफल है, ds अल्पांश का क्षेत्रफल है, वेक्टर ds क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश का, क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश का, और वेक्टर E वैद्युत क्षेत्र है P बिंदु पर। अब हम लोग मान लें कि अल्पांश से संबद्ध या अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स d फाई है। अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स d फाई है। तो जैसा कि हम लोगों ने सूत्र में लिखा है कि d फाई जो होगा वह वेक्टर E और वेक्टर ds के अदिश गुणन के बराबर होगा। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होगा और यह E ds cos थीटा होगा। चित्र में देख सकते हो कि वेक्टर E तथा वेक्टर ds समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं। चूंकि वेक्टर E पैरेलल वेक्टर ds, इसलिए इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और इसलिए cos थीटा cos 0 डिग्री बराबर 1 होगा। तो उस स्थिति में अल्पांश के सतह का क्षेत्रफल E इंटू ds होगा। अब अगर पूरी गोले का कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें और इसको अगर फाई मान लें तो यह इंटीग्रेशन d फाई के बराबर होगा। d फाई का समाकलन करेंगे और यह E इंटू ds होगा। अब यहाँ पे दो चीज है, अगर वैद्युत क्षेत्र समरूप है तो यह नियत है, कांस्टेंट है, और उस स्थिति में यह समाकलन के बाहर हो जाएगा। असमरूप के लिए यह कैलकुलेशन नहीं है। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र समरूप है इसलिए यह बाहर हो गया और यह बच गया इंटीग्रेशन ds। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ में, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर होता है। चूंकि P बिंदु आवेश से त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित है इसलिए हम लोगों ने यहाँ R स्क्वायर लिखा, और इंटीग्रेशन ds मतलब S मतलब गोले के पूरे सतह का क्षेत्रफल, तो यह 4 पाई R स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ रखें तो यह E का मान हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, और यह S का मान हो गया 4 पाई R स्क्वायर। 4 कटा, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और यहाँ देख सकते हो कि यह फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 मिला। स्टेटमेंट यही था गॉस का कि किसी सतह से घिरे आवेश के कारण सतह से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स
आवेश सतह से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो यह हम लोगों का प्रूफ, हम लोगों ने गॉस के नियम को स्टेटमेंट लिखा, उसका प्रूफ दिया। बच्चों, गॉस का प्रमेय हम लोगों ने देखा, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ। अब इस नियम की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि यह नियम किसी भी आकृति के बंद सतह के लिए लागू होता है। तो पहली विशेषता यह है कि यह नियम किसी भी आकृति के बंद सतह के लिए लागू होता है। बंद सतह के लिए लागू होता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह नियम सतह से घिरे किसी भी प्रकार के आवेश विन्यास के लिए लागू होता है। आवेश सतह के अंदर चाहे जहां हो, तो सेकंड में कहेंगे कि यह नियम सतह से घिरे, यह नियम सतह से घिरे किसी भी आवेश विन्यास के लिए लागू होता है। आवेश विन्यास के लिए लागू होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, तीसरी विशेषता यह है कि गॉस के नियम में प्रयुक्त होने वाले सतह को गाउसीय सतह या गॉसियन सरफेस कहा जाता है। गॉस के नियम में प्रयुक्त होने वाले सतह को गाउसीय सतह कहा जाता है। प्रायः गाउसीय सतह एक बंद, काल्पनिक और समविभवी सतह होता है। गॉस नियम के अनुप्रयोग में हम लोग गाउसीय सतह का प्रयोग करेंगे। गॉस के नियम में प्रयुक्त होने वाले सतह को गाउसीय सतह कहा जाता है। और चौथी विशेषता यह है, गॉस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। गॉस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। देखो, व्युत्क्रम वर्ग नियम की शुरुआत न्यूटन ने की थी। उसने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यह कोई सतह है, कोई पिंड है, तो इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। कूलम्ब ने इस नियम को विद्युतीय बलों के लिए भी सही पाया, चुंबकीय बलों के लिए भी सही पाया,
यह नियम ध्वनि के लिए लागू किया जा सकता है, यह नियम प्रकाश के लिए लागू किया जा सकता है। यह बहुत सिंपली समझ सकते हो कि अगर कोई बोल रहा है और उससे दूर चले जाएं तो आवाज कम होता जाएगा। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और गॉस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह 4 इसकी विशेषताएं हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में प्रायः पूछा जाता है और इसको जानना भी चाहिए। पहली विशेषता, जैसा कि हम लोगों ने यह कहा कि यह नियम किसी भी आकार या आकृति के बंद सतह के लिए लागू होगा। दूसरा, कि यह नियम सतह से घिरे किसी भी आवेश विन्यास के लिए लागू होगा, यानी कि सतह के अंदर आवेश चाहे जहां हो, जिस तरह से हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस सतह के अंदर होना चाहिए। और तीसरा जो हम लोगों ने कहा कि गॉस के नियम में प्रयुक्त होने वाले सतह को गाउसीय सतह कहा जाता है। और चौथी जो विशेषता है कि गॉस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अब गॉस नियम का से जुड़ा हुआ हम लोग अंतिम हेडिंग पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशंस या उपयोग। गॉस के नियम का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो इसमें यह समझ लिया जाए कि गॉस के नियम का उपयोग वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए किया जाता है। तो यह पहला उपयोग है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, गॉस के नियम का पहला उपयोग। दूसरा, कि गॉस के नियम से कूलम्ब का नियम प्राप्त किया जा सकता है। तो कूलम्ब का नियम प्राप्त करने के लिए, कूलम्ब का नियम प्राप्त करने के लिए हम लोग गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। तीसरा, रेखीय चालक, गोलीय चालक, समतल चालक, इत्यादि के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने में, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे भी, यह टॉपिक भी है। तो कूलम्ब के नियम का पहला उपयोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, कूलम्ब के नियम का गॉस के नियम का पहला उपयोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, दूसरा उपयोग कूलम्ब का नियम प्राप्त करने के लिए, तीसरा उपयोग रेखीय चालक, गोलीय चालक, समतल चालक इत्यादि के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, और चौथा उपयोग यह है इस समांतर प्लेट संधारित्र, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह गॉस के नियम के उपयोग हैं। पहला एक बार फिर से देख लें, पहला उपयोग वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, दूसरा कि गॉस के नियम से कूलम्ब का नियम प्राप्त किया जा सकता है, तीसरा रेखीय चालक, गोलीय चालक, समतल चालक इत्यादि के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं, और चौथा यह है कि समांतर प्लेट संधारित्र, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे,
कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करके इसकी धारिता ज्ञात की जाती है, हम लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार से यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम है। बच्चों, इसमें हम लोगों ने इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, इसका प्रूफ समझा, इसकी फीचर्स लिखी, इसके एप्लीकेशंस लिखे। आशा है यह समझ में आएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज के द्वारा या जो व्हाट्सएप नंबर है उसके द्वारा कांटेक्ट करो, कमेंट में दो और वीडियो देखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है ठीक से रहोगे, लॉकडाउन का पालन करो। हम लोगों का रेगुलर क्लास इतना जल्दी चलने वाला नहीं है, तब तक जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसको ठीक से पढ़ो, उसको नोट करो, उसको याद करो। इसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि बोर्ड के एग्जाम में यह ज़्यादा सहायक हो, क्योंकि इंटर पास करने के बाद ही बाकी कोई एग्जाम हो सकता है। तो बोर्ड के एग्जाम में ये सब सहायक हो, इसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इससे संबंधित किसी प्रकार के प्रॉब्लम को बेहिचक, बिना झिझक पूछ सकते हो।